दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। मेरी कहानियाँ जिंदगी का हर रंग दर्शाती हैं। तो आइए देखते हैं आज ये कहानी किस रंग को प्रदर्शित करती है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, और आज हम फिर हाजिर हैं अपनी एक नई कहानी के साथ। और हमारी कहानी का टाइटल है रेचल का पहला करवा चौथ। कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मौसम एक खुशनुमा करवट ले रहा था। दिन की धूप में ठंड की हल्की घुनक घुलने लगी थी और रात में गर्मी की हल्की गमक अभी बाकी थी। यह त्योहार की आमद थी जिनकी तैयारी का उल्लास हर तरफ फैला था। नवरात्रि अभी बीती ही थी कि बस करवा चौथ आने को था। सुबह से मैं जुटी हुई थी, लेकिन सुरसा के मुंह जैसा फैला हुआ काम समेटने में ही नहीं आ रहा था। इसलिए मेरा ध्यान मौसम के गुनगुनेपन का लुत्फ उठाने पर नहीं, बल्कि बर्तनों के उस ढेर पर था जिन्होंने मेरे किचन पर कब्जा जमाया हुआ था। वैसे गलती मेरी ही थी। अपनी खुद की शादी को 28 साल होने आए और बेटे अनिरुद्ध की शादी को कोई साल भर। लेकिन इस बार मैं फिर भूल गई थी कि पिछले साल मैंने करवा रखा कहाँ था। और उसे खोजने के अभियान का नतीजा यह था कि स्टोर के लगभग सारे कलछी, कढ़ाई, लोटे, चमचे और भी न जाने क्या क्या बर्तन बाहर निकल आए थे। अब उन्हें वापस रखवाने के लिए बाई की कितनी मिन्नत करनी पड़ेगी, यह सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। कुछ ना सूझा तो मैं गैस पर चाय चढ़ाई और मोबाइल उठाकर टाइम देखा। 7:30 बड़े थे। मैंने चाय छन्नी से छानी और कप लेकर बरामदे की कुर्सी पर बैठते हुए उसका नंबर डायल कर दिया। अरे वही मेरी अपनी बहू। मैं अपनी बहू से गप्पे लड़ाना मुझको बिल्कुल ताज़ा कर देता था। लगातार रिंग जाती रही तो मुझे याद आया कि अनिरुद्ध ने बताया था कि रेचल आजकल ज़्यादा बिजी है। मैं कॉल काटने ही वाली थी कि रेचल की खनकती आवाज़ आई। हेलो मम्मी, नमस्ते। खुश रहो बेटा। बिजी थी क्या? मैंने पूछा तो वह बोली, अरे चलता रहता है मम्मी, आप तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। नैना, तुझे याद तो है ना, कल तेरा पहला करवा चौथ है। देख, मैंने पूजा का सारा सामान इसलिए भिजवा दिया था कि अनजान शहर में तुझे कुछ ढूंढना ना पड़े। याद है मम्मी, रेचल बोली। अच्छा, तो कल पूजा में वह मैरून साड़ी ज़रूर पहनना। मैंने समझाया था ना, हमारे यहाँ बहुएं उसको पहले करवा चौथ पर ज़रूर पहनती हैं। ठीक से तो बांध लेगी ना? उधर से कुछ आवाज़ आने लगी तो रेचल जल्दी से बोली, मम्मी भागना पड़ेगा, अभी रात में बात करूँगी आराम से। बता देना सब कुछ आप प्लीज़ मम्मा। अब मुझे हल्कापन महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद मैं मुस्कुराते हुए अपने पीतल के करवे पर नींबू का छिलका रगड़ रही थी। उसकी चमक में मुझे हमारी पुश्तैनी साड़ी पहने गुड़िया जैसी सजी धजी रेचल की छवि नज़र आ रही थी। हनायास बने रिश्ते ही दिल को बांधे रखते हैं, क्योंकि उनमें बाद में ज़बरदस्ती प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस जस्टिन बाइबर आंखों में शैतानी समेटे लड़की से मेरे दिल के तार ऐसे अचानक नहीं जुड़े थे। जब पहली बार अनिरुद्ध ने मुझे अपनी पसंद से मिलवाया था, मैंने बड़ी हैरानी से उसके चेहरे को देखा था। यह इतनी जल्दी इतना बड़ा भी हो गया। कल तक तो हाथों में अपने जूते टांगे मेरे पीछे डोला करता था। मम्मी बताओ ना, कौन सा बैग, ब्लैक या ब्राउन, कौन सा चलेगा? फिर मुंह लटकाए गमज़दा सा। इस बार मैं इसमें रह गया मम्मी, प्लीज़ पापा को संभाल लेना। यहाँ तक कि शायद जब वह क्लास 5th में था, उसे पहले क्रश हुआ था, तो तब भी उसने मुझे ही बताया था। बड़ा होते होते मैं मेरे बेटे के साथ साथ एक दोस्त भी बनता चला गया था। कौस्तुभ की अम्मा याना मेरी सासू माँ कड़े अनुशासन को मानने वालों में से एक थी। कभी मेरी किसी गलती पर नाराज होकर कुछ कह देती तो मेरा बेटा अनिरुद्ध ही मेरा हौसला बना था। यहाँ तक कि मेरे सलवार सूट पर फुलकारी का दुपट्टा अच्छा लग रहा है या बंदेज का, मैं उसी से राय लेती थी। कुछ बातें थीं जो मैंने उसे शेयर की थी, फिर भी कुछ इच्छाएं थीं जिन्हें मैं कभी किसी को बता ही नहीं पाई थी। हालांकि कॉलेज और फिर नौकरी लगने के बाद वह व्यस्त हो गया था, लेकिन मैं समझती थी थोड़ा अकेलापन जो शायद हर माँ को महसूस होता होगा, वह मुझे भी होता था। लेकिन उसकी तरक्की मुझे खुशी भी दे रही थी। और आज अनिरुद्ध की आंखों में जो चमक दिखाई दे रही थी और जिस तरह उसने अपना हाथ रेचल के कंधे पर लपेटा हुआ था, मैं समझ गई थी कि अब मुझे उसकी शादी के बारे में कोई फैसला लेना ही होगा। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा और आदतन उसके तितर बितर बालों पर हाथ फिराकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करने लगी। उस लड़की पर अपनी नज़र दौड़ाई। क्या यह लड़की मेरे अनिरुद्ध का ख्याल रख पाएगी?
सोचते हुए मैं अचकचा गई। गोल्डन बाल, छोटी सी स्कर्ट, टी शर्ट पहने वह दुबली पतली गोरी सी लड़की अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से टुकुर टुकुर मुझे ही देख रही थी, जैसे इतनी देर से मेरे हाव भाव देखकर मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। अनिरुद्ध ने बताया था वो हिंदी अच्छी जानती है, उसकी माँ इंडियन थी और पापा आयरिश। रेचल, मैंने धीरे से कहा तो वह एक कदम आगे आ गई। हाँ मम्मी जी। उसकी आंखों में वही चमक थी, अनिरुद्ध वाली। बस उस वक्त मैं उसका चेहरा देखती रह गई। ऐसे कैसे कोई किसी की मम्मी को मम्मी बोल सकता था? लेकिन पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था उसने ये दिल से कहा है। फिर भी मैं उससे क्या कहूँ क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा था। हमेशा अधिकतर लोगों के दिमाग में रिश्तों को लेकर कुछ खांचे जैसे बन जाते हैं। कोई नया इंसान जब किसी खांचे में फिट हो जाता है तो हमें एक निश्चिंतता सी महसूस होती है। मेरी सासू माँ के दिमाग में भी आदर्श बहू का एक खांचा था जिसमें मैं ढलती चली गई। अपने पूरे व्यक्तित्व को इस कदर उनके सोचे खांचे में ढाला था कि आज मिसेज कौस्तुभ में अनुजा का एक अंश भी बाकी नहीं था। हालांकि मेरे दिमाग में कहीं एक बहू की जो रूपरेखा बन चुकी थी उसमें अभी ये रेचल फिट नहीं हो रही थी। एक तो फॉरेन से और उस पर ऊपर से दूसरे धर्म की। फिर भी उसे देखकर ना जाने मुझे वही बेपरवाह अन्नू याद आ रही थी जो मेरे ही अंदर कहीं खो चुकी थी। अपनी आंखों में उतर आई नमी झटकते हुए मैं सामने देखा। हम दोनों को बरामदे में छोड़कर अनिरुद्ध न जाने कहाँ खिसक गया था। अपने पैरों को मोड़कर मेरे सामने वाली कुर्सी पर रेचल ऐसे आराम से बैठी थी मानो ये उसी का घर हो। और क्योंकि मुझे सवाल सूझ नहीं रहे थे, वो सारे सवाल जवाब खुद ही देती चली जा रही थी। बहुत सादगी से उसने ये बताया था कि मैं आपसे पहले कभी किसी को मम्मी नहीं कहा। पापा आयरिश थे और मम्मा आयरलैंड एम्बेसी में जॉब करते थे। फिर जब पापा ने आयरलैंड में दूसरी शादी कर ली और आयरलैंड लौट गए, माँ इंडियन पापा के कारण डिप्रेशन में चली गई। पापा तब ले गए मुझे साथ, पर हमेशा आयरलैंड हॉस्टल में रही। 2 साल पहले यहाँ आई, तब माँ के साथ रही और लंबी बीमारी के बाद मुझे छोड़कर वो चली गई। अब नहीं रही वो। तभी अनिरुद्ध मिला। मैं हमेशा आयरलैंड हॉस्टल में रही, लेकिन लाइफ से कोई शिकायत नहीं है मुझे। घर और फैमिली को तरसती हूँ, पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत सी चीज़ें आती नहीं है मुझको। हिंदी आती है और इंडियन कल्चर से मुझे बहुत प्यार है और अनिरुद्ध से भी। अब उसकी हो जाना चाहती हूँ। ठीक है ना मम्मी जी? और आपके जैसा एक फैमिली चाहती हूँ, आपके जैसा मम्मी। अपनी नज़रों को उसने दूर आसमान में टिका लिया था, लेकिन उनका गीलापन कहीं मुझे छूने लगा था। उसने फिर कुछ सोचते हुए आगे कहा, जल्दबाजी में 10 काम एक साथ करना चाहती हूँ, इसलिए अक्सर गड़बड़ा हो जाती है। हम दोनों, मैं और अनिरुद्ध, कॉलेज के एक फाइनल ईयर से साथ में है। अब मुझे भी बेंगलोर में जॉब ऑफर हुई है। हमारी कंपनी अलग अलग है। मैं पहली बार इसका जानकारी से दो चार हो रही थी कि वह शरारत से बोली, पता है मम्मी, मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, नूडल्स भी, और बेकार से बेकार खाना भी चुपचाप खा सकती हूँ, और इमरजेंसी में दीवार भी फाड़ सकती हूँ। मेरी हंसी निकल गई। यह भी कोई बताने वाली बात होती है अपनी होने वाली सास को? लेकिन इतनी सी देर में मैं समझ गई थी कि रेचल का दिल साफ है। उसकी कनकती हुई आवाज़ आई, मम्मी, अनिरुद्ध ने बोला था मैं आपसे कहूँ कि मुझे गुरुदत्त की फिल्में बहुत पसंद है ताकि आप खुश हो जाए, लेकिन मुझे वरुण धवन बहुत अच्छा लगता है। अब मैं खुद को रोक नहीं सकी। मैंने कहा, वह तो कौस्तुभ की पसंद है, किसी को पता नहीं, लेकिन मुझे तो जॉन अब्राहम बहुत पसंद है। उसके भोले चेहरे पर हैरानी देखकर मेरी हंसी और तेज हो गई। इतने में आंखों में आंसू आ गए। यह लड़की अब मेरे दिल में उतरती जा रही थी। अगर एक नज़र में प्यार हुआ करता है तो रेचल और मेरे बीच में यही हुआ होगा।
उस बात के कुछ दिनों में हमारा रिश्ता, एक माँ बेटी की ममता, सहेलियों के बीच की गपशप, एक नई नवेली अंग्रेजन बहू को गृहस्थी की नकेल डालने की कोशिश करती हुई सास, इन सभी पायदानों से गुजरता जा रहा था। इधर बेचारे अनिरुद्ध और कौस्तुभ शादी की तैयारी में लगे थे और मेरी ससुराल और मायके को संभालना वाकई एक मुश्किल काम था। अगले कुछ दिनों में मैं रेचल को जीरे और अजवाइन में फर्क करना, शर्ट में बटन टाकना और साड़ी की प्लीट्स बनाना सिखा रही थी, और वह मुझे बालों में रोलर्स कैसे लगाना है, मेडिटेशन करना। क्यों सबको काम करना होता है ऐसे, जैसे सब किया करते हैं? अगर अपने मन का कुछ करे तो क्या गलत हो जाएगा? क्यों मम्मी? एक बार उसने गोल गोल आंखें करके पूछा तो मैं ठगी सी रह गई। यह हमारी पीढ़ी की नियति थी कि पुरानी पीढ़ी की विरासत को संभाले रखना और नई पीढ़ी के सवालों का सामना भी करना। मैं हंसते हुए कहा, देखो बेटा, अपनी मर्जी चाहे जितना कर ले, लेकिन बड़ों के बताए कुछ काम तो करने ही पड़ते हैं, समझ गई ना? कहते हुए मैं स्टोर से निकलने को हुई जहां हम दोनों कुछ लेने आए थे, लेकिन रेचल वहीं एक संदूक के पास अटक गई। मेरे मायके से आए उस संदूक में मेरे दिल का कोई अनछुआ हिस्सा आज भी बंद था, जिसे किसी ने पहले कभी खोला ही नहीं, यह जानने की कोशिश ही नहीं की थी। मैंने मना किया, लेकिन रेचल की जिद पर मुझे उसे खोलना पड़ा और मेरे भूले बिसरे सामान में वो एक गुड़िया निकाल लाई। ये आपके है? उसने पूछा तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। अरे, इसने तो फ्रॉक नहीं पैंट शर्ट पहनी है। वाओ, सो डिफरेंट। वो इसलिए मुझे भी पैंट शर्ट पहनना पसंद था, लेकिन यहाँ कभी नहीं। फिर मैंने उसे सोच में डूबे खड़ा देखा तो कहते उसे बाहर खींच लाई। काम भी तो बहुत थे। सबसे बड़ा काम तो शादी के दौरान घर वालों की टोका टाकी से रेचल को बचाना था। मेरी सास तो खासी चिंतित थी, ये लड़की कैसे रीति रिवाज परंपरा निभाएगी, दूसरे धर्म की है, और भला इतना तो लड़कपन और खुलेपन होता है इनके यहाँ। फिर वह सख्त हो जाती। देखो अनु, माना तुमको एक लड़की का बड़ा चाव था, लेकिन बहू को बहू की तरह ही रखना चाहिए, समझी? जेठानी आगे जोड़ देती। और नहीं तो क्या, सुबह सबके पैर भी नहीं छूती, निक्कर पहन के घूमती, सब बड़ों में बातें करती रहती है। भला किसने कहा था अंग्रेजन बहू लाने को? उनको मैं भरसक समझाती, लेकिन हड़बड़ी और नर्वसनेस में उससे गलतियां हो ही जाती। रेचल के मासूम चेहरे पर घुमरती चिंता देखती तो मैं मुस्कुराते हुए उसके गाल थपथपा देती, लेकिन कभी कभार मन शंका से काफी जाता था। क्या मेरा फैसला ठीक तो था ना? अब परिवार की जन परंपराओं को मैंने बखूबी निभाया था इतने साल, उनका मान रेचल रख तो पाएगी ना? कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर देगी ना? यादों में गोते लगाते कितना वक्त बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। जब शाम का अंधेरा किचन के अंदर उतर आया तो हाथों में पकड़ा हुआ करवा मैंने किनारे रखा और जल्दी जल्दी सामान समेटते हुए रात के खाने की तैयारी की। इसी बीच मैंने एक बार फिर रेचल को फोन लगाया। कुछ देर बाद उसकी थकी हुई आवाज आई, मम्मी अभी ऑफिस में ही हूँ, कल हाफ डे ले लूंगी। मुझे चिंता हुई। बेटा, तुम सुबह अच्छे से सरगी खा लेना और दिन में दूध फ्रूट्स वगैरह भी ले लेना। अरे नहीं मम्मी, मैं भी आपकी तरह व्रत रखूंगी, उसने कहा तो मेरी चिंता और बढ़ गई। अच्छा, तूने पैकेट से करवा वगैरह निकाल लिया था ना? मैंने अनिरुद्ध से सीके और मिठाई लाने को कह दिया है। पूजा में 5 कहानियां होती हैं, अब मैंने पूरी लिखकर मैसेज कर दी हैं। शुक्र नारायण के करवे में डूबने वाली कहानी जरूर पढ़ना और चांद देखकर जल चढ़ाना, और सबसे जरूरी बात तो सुन तो रही है ना? मैंने पूछा तो वह बोली, हाँ अभी हाँ। मेरे कानों में जब सास और जेठानी की ताकीद गूंज गई। एक गहरी सांस लेकर मैंने कहा, मैंने बताया था ना अपनी ददिया सास वाली साड़ी के बारे में बेटा, यह बहुत ज़रूरी रिवाज है, भूलना नहीं। हमारे यहाँ नई बहू पहले करवा चौथ पर उसे ही पहनती हैं। देख लेना, पहली बार जोर देकर कुछ कह रही हूँ तुझसे, थोड़ा हैवी है लेकिन पहन ज़रूर लेना रेचल। रेचल ने जल्दी से कहा, अब मम्मी सब डोटेड है, अच्छा अब निकलती हूँ, बाय मम्मा। ने कहा तो बाय कहते हुए मैंने मनाया कि सब ठीक हो जाए। कल त्योहार के इंतज़ाम अभी बाकी थे, खूब सारे पकवान बनाने थे
और चौक भी तो पूरना था। अम्मा जी को फ़ोन करके यह भी तो पूछना था कि उनका करवा चौथ का बायना, वो साड़ी उन्हें मिल तो गई थी ना, जो मैंने कौस्तुभ से कहकर कुरियर करवाई थी। इन सब चक्करों में कब दिन गुजरा और करवा चौथ के पूजा करने का वक्त भी आ गया, पता ही नहीं चला। चांद निकला या नहीं ये देखने के लिए जब कौस्तुभ छत पर जाने लगे तो मुझे अनिरुद्ध की याद हो आई। अब तक न जाने कितनी बार वह सीढ़ियाँ उतर चढ़ चुका होता। मैंने उसे फ़ोन मिलाया और बातचीत के दौरान भी पूछ लिया, रेचल तैयार तो हो गई ना? उसने कहा, रेचल अभी कुछ देर पहले ही लौटी है माँ, थक गई है। जीन्स शर्ट में ही पूजा की तैयारी कर रही है। यानी मेरा इतना कहने के बावजूद वह साड़ी नहीं पहन पाई थी। मेरा हाथ कांप गया। फोन तो गिरने से बच गया था, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ दरक चुका था। वह करवा चौथ जिसके लिए मैंने इतनी तैयारी कर रखी थी, अचानक सब कुछ फीका पड़ गया था। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। पास ही मेरा फोन रखा था, जिस पर रह रहकर रेचल का नाम घनघना रहा था। वह लगातार कॉल कर रही थी, लेकिन मैंने नहीं उठाया। जिसको मैंने इतना प्यार दिया, जिसके इतने नाज नखरे उठाए, वह मेरी इतनी सी बात का मान न रख सकी। कुछ मर्यादाएं, कुछ रीति रिवाज जरूरी भी होते हैं, इनको मानने में इतनी परेशानी क्यों थी? ऐसे ही सवालों से घिरी हुई मैं उदासी में डूबती जा रही थी। अरे अन्नू, कहते हुए कौस्तुभ अंदर आए तो मैं चौंक पड़ी। उनके हाथों में एक पैकेट था। वह बोले, देखो कुरियर की एक्सप्रेस डिलीवरी आई है, रेचल ने भिजवाई है। मैंने पैकेट लेकर हैरानी से उल्टा पलटा। पते की स्लिप पर ऊपर बड़ा सा लिखा था, मम्मी के लिए करवा चौथ का बायना। मेरी भावें उठ गईं। रेचल को ऐसे पता चल गया था आज सास को शगुन या बायना दिया जाता है। उसी हैरानी में मैंने पैकेट खोला और हैरान रह गई। उसमें से निकलकर एक सुंदर सी कुर्ती और जीन्स मेरी गोदी में आ गिर पड़े। मेरी जैसे सांसें थम गई। उन पर प्यार से हाथ सहलाते हुए मुझे लगा जैसे नैना का सिर सहला रही हूँ। कौस्तुभ हैरानी से खड़े देख रहे थे और मेरी भीगी सी आंखों से होते हुए मुस्कुराहट चेहरे पर फैलती जा रही थी। उस दिन स्टोर में चुपचाप खड़ी रेचल मुझे याद आ गई। कितनी आसानी से उस बेपरवाह दिखती लड़की ने मुझको समझ लिया था। उसने मेरे मन के उस कोने को छू लिया था जहां अपनी हसरतें दफन करके मैं खुद ही भूल चुकी थी। तभी बाहर से पटाखों के शोर के साथ चांद दिख गया, चांद दिख गया। मेरा ध्यान टूटा। जल्दी से पूजा के चौक की तरफ बढ़ते हुए मुझे ख्याल आया। पटिया पर बैठते हुए कौस्तुभ से कहा, सुनो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस करें क्या? रेचल कहानी पढ़ते हुए पूजा कैसे कर पाएगी, मैं ही सुना देती हूँ। फिर मैं करवा चौथ की कहानी शुरू की तो सातों भाइयों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनकी प्यारी बहन सुबह से भूखी प्यासी थी। तभी मेरी निगाह स्क्रीन पर गई, रेचल पर गई। सर पर पल्लू ढके, नीचे से उसके मुरझाए हुए चेहरे पर बड़ी सी बिंदी टेढ़ी लगी थी और उसने हमारी पुश्तैनी मैरून साड़ी भी पहनी हुई थी। तभी उसके आलता पुते पैरों के ऊपर मुझे जीन्स की झलक दिखाई दी। मुस्कुराते हुए अचानक मेरी आंखें भर आईं। वह नहीं जानती थी कि अचानक वीडियो कॉन्फ्रेंस तय हो जाएगी, जिसके जरिए मैं उसको देख सकूंगी। इतनी थकावट के साथ उसे भारी भरकम साड़ी को पहनना बहुत मुश्किल काम रहा होगा। फिर भी मेरी मान्यताओं की खातिर उसने ऐसा किया। चाहे टी शर्ट पर ही साड़ी लपेटी, लेकिन मेरी बात रख ली। मुझे खामोश देखकर उसने मासूमियत से पूछा, मम्मी मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? मैंने रुंधे गले से कहा, बिल्कुल परफेक्ट रेचल। आज की कहानी बस इतनी ही थी। मुझे यकीन है आप मेरी कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कहानी कैसी लगी और कौन कौन सी नई कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगले नई कहानी में और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।